अगर ए में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बी के मुकाबले देन इट विल रिप्लेस बी एंड यहाँ पे ये बी का पोजीशन लेके सी के साथ में जुड़ जाएगा। अभी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकाल के देखना, उसमें से तुरंत बबल्स बाहर आने लगते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है। तो जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, H2CO3 कन्वर्ट्स इनटू H2O and CO2। इधर का पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इस नेगेटिव वाले आयन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम नाइट्रेट। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में बहुत से बच्चों को अक्सर रिएक्शंस याद करने में दिक्कत होती है। आप जब भी टेक्स्ट बुक उठाते हो तो इतने सारे रिएक्शंस देख के बहुत से बच्चों का सर घूम जाता है। उन रिएक्शंस को बिना याद किए हम कैसे ओरिजिनली बना सकते हैं। अब ये मेथड ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े आप सारे ही रिएक्शंस बना लोगे, लेकिन हाँ, जो मेथड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, उस ट्रिक की मदद से 90% रिएक्शंस आप बिना रटे बना पाओगे। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। एंड एग्जाम में भी अक्सर आपके कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट रिएक्शन करना होता है, या रीजंस भी पूछे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन भी पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको रिएक्शंस बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। रिएक्शंस बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है केमिस्ट्री में। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चल बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एक रिएक्शन क्या है, जहाँ पे हम कुछ रिएक्टेंट्स लेंगे, कुछ सामान लेंगे, उनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा या कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एक चीज़ बदल कर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ रिएक्शन। और यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर आप सोच के देखो, कई सारे ऐसे फिजिकल फिनोमिना होते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप लकड़ी में आग जलाते हो या कोई भी माचिस की तीली मान लो जला लो, कोई कहीं पे भी आग लग रही है, तो वहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो रहा है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, राइट। यहाँ पे कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो वो परमानेंटली चेंज हो रही है, उसको आप वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आग जलाने के बाद। या कागज़ आप जला रहे हो तो वो कन्वर्ट होकर ऐश में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ वापस से आप कागज़ नहीं बना सकते जलने के बाद में, राइट। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं परमानेंट होते हैं, वन वे में ही पॉसिबल होते हैं, आप रिवर्स नहीं कर सकते उनको इतना ईजिली, ठीक है। जैसे रॉटिंग, कोई चीज़ जब सड़ती है, जैसे मान लो कोई सेब है या कोई फल है, वो जब सड़ता है उसके अंदर केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस ही हो रहे होते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे रस्टिंग होती है, लोहे में जंग लगता है, जंग भी एक तरह से आपका केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और आपकी बॉडी में ही, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेट के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। वहाँ पे एनर्जी जो मिलती है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब इन्हीं रिएक्शंस को जब हम कॉपी पेन लेके कॉपी पे लिखते हैं तो उन्हीं को हम लिखना यहाँ पे सीखने वाले हैं, किस तरह उनको लिखा जाता है एक्चुअली, ठीक है। बेसिक फंडा वही रहेगा। लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, विच आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, प्रोडक्ट कई सारे भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट कई सारे भी हो सकते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑलवेज रिएक्टेंट रहेंगे, राइट साइड में हमेशा प्रोडक्ट रहेंगे। आई होप इतना बेसिक तो आप लोग को आता होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। देखो, टाइप्स बताना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब भी हम रिएक्शन अपने आप से बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर मिल रही है तो कितने तरीक़ों से रिएक्ट कर सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे मेनली 4 तरह के या 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो नाम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो टाइप का रिएक्शन होता है इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एडिशन, और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं बस कॉम्बिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंपल एडिशन रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, जो भी आप इसका नाम दे दो। मेन यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे एक ए है, एक बी है, और दोनों जुड़ के आपस में क्या बना रहे हैं, ए बी। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपल एडिशन या डायरेक्ट एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन, कोई भी नाम कह लो आप। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दो चीज़ें जुड़ के एक हो जाएंगी, दैट मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल टाइप का रिएक्शन है, बट इस तरह के भी रिएक्शन अक्सर देखने को मिल जाते हैं और बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें, दो चीज़ों को जोड़ें, अलग करें क्या। तो जब भी ऐसे दो चीज़ें एडिशन में लिखी होंगी ए एंड बी के फॉर्म में, आप उनको ऐड कर दोगे, सिंपल वहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और टाइप का रिएक्शन होता है इसी का ऑपोजिट, विच इज कॉल्ड डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना या अलग अलग होना। वही चीज़ है, यहाँ पे दो लोग पहले से जुड़े हुए थे, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ए बी था, ये टूट गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। जब भी इस टाइप का रिएक्शन होगा उसे हम नाम देते हैं डिकॉम्पोजिशन, ठीक है। डिकॉम्पोजिशन का मतलब चीज़ों का ब्रेक होना या अलग अलग हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और टाइप का रिएक्शन होता है विच इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इमेज से यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होगे यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, मान लेते हैं ये B एंड C दो लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा हो गया। अब इस कंपाउंड के साथ यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट या एटम रिएक्ट करना चाह रहा है। सो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो आप एटम देख रहे हो A, ये रिप्लेस कर देता है किसी एक को, या तो B को या C को अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे A रिप्लेस कर देगा B को, अगर ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है इससे। तो अगर A में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी B के मुकाबले, देन इट विल रिप्लेस B एंड यहाँ पे ये B का पोजीशन लेके C के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये आ गया A एंड ये C के साथ में ज्वाइन हो गया। सो यहाँ पे इसने B वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक यहाँ पे एटम डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन कब, इट ओनली टेक्स प्लेस व्हेन A हैज़ मोर एनर्जी दैन B, या A इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। सो A अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से, तभी वो B को रिप्लेस कर पाएगा। वैसे तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, जैसे मान लो एक कपल है या मान लेते हैं फ्रेंड्स हैं आपस में, तो यहाँ पे अगर उन दोनों फ्रेंड्स के बीच का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो इन दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई और पर्सन इनके बीच में लड़ाई लगवा के इनको अलग करके जगह नहीं ले सकता इसकी, ऐसे समझ सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है इनके बीच में, इन दोनों को अगर ये अलग करा सकता है स्ट्रॉन्ग बंदा, तो ये जगह भी ले सकता है इसकी। तो अगर पर्सन स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हमारे पास एक सीरीज होती है विच इज़ कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा मेटल किसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर की तरफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका यहाँ पे होता है। रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, नीचे कम स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वीक लोग हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपका वैसे तो लिथियम होता है, बट इस लिस्ट में हमने लिथियम को इंक्लूड नहीं किया बिकॉज लिथियम के रिएक्शंस जनरली आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे हम सबसे जो रिएक्टिव हमारा मेटल है वो पोटेशियम है, या फिर जिसको हम K से सिग्निफाई करते हैं, यहाँ पे कैपिटल K होगा। सो पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट इज सोडियम। तो मान लो कोई कंपाउंड है, वहाँ पे अगर सोडियम के साथ किसी कंपाउंड में सोडियम लगा हुआ है, अगर हम K से रिएक्ट करा रहे हैं तो K रिप्लेस कर सकता है सोडियम को, बिकॉज K आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हो सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी पोटेशियम इन दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज आप देख सकते हो कौन सा वाला किसको रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके रिएक्शंस में। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे सामने एक रिएक्शन है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे है पोटेशियम K प्लस NaCl एंड हमें बताना है यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। हमें साफ पता लग रहा है यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे एक कंपाउंड है। यहाँ पे ये एलिमेंट कोशिश करेगा कि इसको हम रिप्लेस कर दें। किसको रिप्लेस करेगा? K आपका एक मेटल है, ये मेटल वाले पार्ट यानी Na को ही रिप्लेस कर सकता है। सो ये कोशिश करेगा इसको रिप्लेस करने की। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारा K ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Na से। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट K Na के ऊपर है, K इज मोर स्ट्रॉन्ग दैट Na। तो यहाँ पे K रिप्लेस कर देगा Na को एंड इट विल फॉर्म KCl। Na की जगह K ने ले ली, K ने Na को डिस्प्लेस कर दिया। सो K विल फॉर्म KCl विद दिस कंपाउंड। सो यहाँ पे Na अलग हो गया, Na के पास अब यहाँ पे अटैच होने के लिए Cl नहीं बचा, तो Na बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे Na अलग निकल जाएगा इस तरह। सो ये हो गया हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे तो ये काम कर रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में इसी का हम ऑपोजिट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सोडियम प्लस KCl, मतलब जो बन के आया है हम उसको अब रिएक्ट करा के देखते हैं। तो क्या यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा? यहाँ पे Na डिस्प्लेस कर सकता था K को, लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है दैट Na वीक है K के कंपैरिजन में, पोटेशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो पोटेशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो बना रहेगा एंड Na इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बिकॉज Na इज वीक। वीक ऐसे नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है Na, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है, बट वीक एज कंपेयर्ड, कंपैरिजन करें अगर कंपेयर टू पोटेशियम। सो पोटेशियम के कंपैरिजन में Na वीक पड़ जाता है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे देयर विल बी नो रिएक्शन।
सो इस तरह के रिएक्शंस में हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी हेल्प करता है। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप थोड़ा दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मेटल्स आप रट लो बैठ के, लेकिन हाँ कुछ आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये अगर दिमाग में रखोगे तो बहुत सारे रिएक्शंस में आपकी हेल्प हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगले टाइप का रिएक्शन विच इज़ लास्ट, जो कि होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखा था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट उसी का एक एडवांस वर्जन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ दो चीज़ें साथ में डिस्प्लेस होंगी। कैसे? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे दो एक तरह से कपल्स हैं, तो ये आपका एक कपल हम मान लेते हैं AB और ये एक कपल मान लेते हैं CD। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पे ये कपल मान लेते हैं यहाँ से ब्रेक हो गया, मैं यहाँ कपल बोल रहा हूँ बार बार, बट इट इज़ अ कंपाउंड। AB मैंने एक कंपाउंड लिया है, वो तो आपको बस पिक्चराइज कराने के लिए मैंने यहाँ पे आइकन्स का यूज़ कर लिया है। एंड दिस इज अनदर कंपाउंड CD, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। तो बेसिकली जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो वहाँ पे वो एटम्स में या फिर आयंस में ब्रेक हो जाता है। सो यहाँ पे मान लो ये इस तरह ब्रेक हो गया। नाउ अब होगा क्या, यहाँ पे जो आपको A दिख रहा है, यहाँ पे A विल रिएक्ट विद D। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट D के साथ रिएक्ट कर लेगा एंड यहाँ पे जो तुमको C दिख रहा है ये रिएक्ट कर लेगा B के साथ में। तो यहाँ पे मेटल इस वाले का मेटल इस वाले के नॉन मेटल के साथ पेयर करेगा और यहाँ पे इस वाले का मेटल इस वाले के नॉन मेटल के साथ पेयर करेगा। सो यहाँ पे फाइनली क्या बन रहा है, देख लो, यहाँ का A यहाँ का D रिएक्ट करेंगे, मिल जाएगा AD, मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस यहाँ का C यहाँ का B, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बना लिया CB। तो इस तरह का रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिख रहा होगा, आप विजुलाइज करके देख सकते हो अच्छे से क्या हो रहा है। यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स आपस में ब्रेक हो रहे हैं, दोनों के आयंस या एटम्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आई होप प्रोसेस समझ गए होगे। अभी हम इसी को अप्लाई भी करेंगे कुछ रिएक्शंस में। सो अब हम इसी को एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास है, इसको हमें रिएक्ट कराना है विद NaCl या सोडियम क्लोराइड। मेरा एक सजेशन रहेगा आप लोग से, जब भी आप रिएक्शंस इस तरह करते हो ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच के देखा करो ये एक्चुअली होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, कई बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी, NaCl आपका होता है सोडियम क्लोराइड, और जो आप नमक खाते हो वो यही है सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, नए तरीके का कंपाउंड नहीं है। इस कंपाउंड से आप वाकिफ़ हो, आप रियल लाइफ में इसको देखते भी हो। सिल्वर नाइट्रेट आपने शायद ना देखा हो, लैब में अगर कभी आपके टीचर ले गए होंगे तो शायद उन्होंने दिखाया हो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेसिकली काफ़ी महंगा सॉल्यूशन होता है। क्यों? बिकॉज AgNO3, Ag यहाँ पे क्या है, सिल्वर। सो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, दैट्स वाई ये इतना ईजिली आपको कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट। तो हमें क्या करना है, हमें बस रिएक्ट कराना है, रिएक्ट करा के भी देखते हैं। सो यहाँ पे इसको रिएक्ट कराएंगे, देखो कैसे होगा। यहाँ पे AgNO3 एक कंपाउंड है, Ag सिल्वर है, NO3 एक रेडिकल है नाइट्रेट। तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों अलग हो गए, Ag अलग हो गया और NO3 अलग हो गया। यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हैं Ag सेपरेट हो गया और NO3 आपका जो रेडिकल है अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको दोनों का वैलेंसी पता होना चाहिए, वैलेंसी के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। सो Ag का वैलेंसी यहाँ पे है +1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। नाइट्रेट का वैलेंसी होता है -1, सो +1 एंड -1 वैलेंसी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। नाउ यहाँ पे NaCl भी ब्रेक करेगा दो पार्ट्स में, हमें पता है कहाँ से ब्रेक करता है NaCl, एक Na अलग हो जाएगा एंड Cl अलग हो जाएगा। Cl माइनस एटम है और Na आपका मेटल, तो प्लस का एटम हो गया। सो यहाँ वैलेंसी आपकी प्लस की आ गई। अब यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट किससे रिएक्ट करता है, यहाँ का मेटल वाला पार्ट यहाँ के नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा। सो इट विल फॉर्म Ag एंड Cl, रिएक्ट करके बनाएंगे AgCl, प्लस यहाँ पे Na विल रिएक्ट विद NO3। सो यहाँ पे Na NO3 के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल वाला पार्ट हमेशा पहले लिखा जाता है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा NaNO3। सो NaNO3 यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड उसी का एक एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे करके देखा है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे 1 Ag है, यहाँ पे भी 1 Ag है। NO3 यहाँ पे आपका पूरा अगर देखो तो NO3 1 है, यहाँ भी NO3 1 है, Na सिंगल है, यहाँ पे Na सिंगल है एंड Cl 1 है, यहाँ पे भी एक Cl है। तो रिएक्शन ये बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप समझ में आई होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अभी हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है कि कौन से टाइप के रिएक्शन हैं ये। जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट है,
H2 प्लस Br2 गिव्स HBr। तो आपको बताना है कौन से टाइप का रिएक्शन है। आपने 4 टाइप्स पढ़े हैं अभी, सो कौन से टाइप का ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 चीजें हैं H2 प्लस Br2 विच इज गिविंग HBr। तो सिंपल आपकी 2 चीजें ऐड होकर एक नई चीज बना रही हैं। सो ये हो गया आपका सिंपल एडिशन या डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन तो यहाँ बोला नहीं गया है, कॉम्बिनेशन बोला गया है। सो आप इसको लिख सकते हो इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही होता है सारे वर्ड्स का, कॉम्बिनेशन बोलो, एडिशन बोलो, डायरेक्ट एडिशन बोलो, सब एक ही बात है। फिर उसके बाद बी पार्ट देखते हैं। सो बी पार्ट है BaO2 बेरियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स BaSO4 प्लस H2O2 या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कंपाउंड हैं और दोनों के यहाँ एटम्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। Ba डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा H रिप्लेस करेगा Ba को और O के साथ रिएक्ट कर लेगा। सो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। उसके बाद सी पार्ट BaClO3 होल ट्वाइस गिव्स BaCl2 प्लस O2। सो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देख सकते हो साफ साफ। यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड है जो कि ब्रेक हो रहा है मल्टीपल आइटम्स में या मल्टीपल कंपोनेंट्स में। सो यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, दिस इज डिकम्पोजिशन। सो अभी इसके बाद है D एंड E पार्ट एंड ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इन दोनों पार्ट्स को आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में लिख के बताना। आई होप कर लोगे, बहुत ही ईजी है ये भी। सो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अभी वैलेंसी के बारे में। सो वैलेंसी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बट एक बात मानना, वैलेंसीज अगर आपको अलग अलग रेडिकल्स की, अलग अलग एलिमेंट्स की याद होगी तो काफ़ी ज़्यादा झमेले से आप बच जाओगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप बच जाओगे। सो डायरेक्ट आपको वैलेंसीज कुछ एलिमेंट्स की तो खासकर पता होनी चाहिए जो ज़्यादातर रिएक्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके दिया हुआ है। सो इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है। पोटेशियम एक मेटल है, मेटल्स की वैलेंसी हमेशा +1 +2 +3 होगी, ध्यान रखना है बात का। सो यहाँ पे कुछ वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम की तो खैर नहीं आती है, हाइड्रोजन हो गया, अमोनियम हो गया, जैसे इन सब की वैलेंसी +1 है। तो इनको आप एक साथ लिख के याद कर सकते हो। वैलेंसीज आपको याद होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप रिएक्शंस कराते हो तो जब कंपाउंड हम बनाते हैं, जैसे मैंने अभी +1 लिख दिया था डायरेक्टली, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट का जब वो आयन बनेगा तो उसका वैलेंसी कितना आता है। सो वैलेंसीज आप याद कर लोगे तो आपकी काफ़ी मेहनत बच जाएगी। ठीक है, तो वैलेंसीज यहाँ पे हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नीचे यहाँ पे पूरा ये देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की वैलेंसी दी हुई है। तो ये आपकी लिस्ट आपकी बुक में भी दी होगी, वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये 9th क्लास की बुक में है। सो चाहो तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए रिएक्शंस बनाने के लिए। सो वैलेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंसिंग एक चीज़ होती है जिसके बारे में अभी हम रिएक्शंस बनाने में देखने वाले हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सो ये 3 चीज़ें अगर हमें पता हैं तो हम रिएक्शंस बहुत आसानी से बना सकते हैं और अभी हम बनाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और रिएक्शंस को बिना रटे कोई भी चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे अभी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात केमिस्ट्री के बारे में कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई रिएक्शन कॉपी पे तो बना देते हैं बट एक्चुअली हमने सारा लॉजिक लगाया, सारे रूल्स लगाए एंड एक रिएक्शन वहाँ पे बना के रख दी। बट कभी कभी वो रिएक्शन रियल लाइफ में या एक्चुअली जब हम उसको करते हैं तो वो नहीं होती है। तो इस तरह जब कोई सिचुएशन अराइज होती है उसको हम बोलते हैं एक एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन क्या होगा कि केमिस्ट्री में हमने जितने सारे रिएक्शंस को समझा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके एक और रिएक्शन लिख तो दिया बट वो जब हम रियल में करने बैठे वो रिएक्शन उस तरह हुआ ही नहीं या फिर वो अलग तरह से हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। एंड यकीन मानो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आप रूल लगाओगे तो 90% जगहों पे तो वो रूल आपके काम करेंगे। मैं 90% शायद ज़्यादा बोल दिया बट कई जगहों पे वो रूल नहीं काम करते हैं, कोई रिएक्शन अलग ही तरह से एकदम जा रहा होता है। सो दोज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। अब उन रिएक्शंस को याद करने के अलावा या देखने के अलावा रियल में आप एक्चुअली उनको करके अगर देख पाओ तो उसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो एक्सेप्शंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं जो तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ वो 90% प्लेसेस पे आपके काम आ जाएगा एंड क्लास 10th में तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आपके सारे ही रिएक्शंस इन कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। 2 कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं यहाँ पे, वैलेंसीज एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग की एंड ये हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से या क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते सीखने वाले हैं। सो बैलेंसिंग आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड से होती है, ट्रायल एंड एरर।
सो अभी हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, यहीं पे हम देखेंगे बैलेंसिंग वगैरह सब। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट्स एंड बैलेंस द इक्वेशन। इस तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं एंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। सो अभी इस रिएक्शन को पूरा करते हैं चलो। सो यहाँ पे है ZnS प्लस HCl। सो दो चीजें हैं रिएक्ट कर रही हैं, यहाँ पे एक ये कंपाउंड है एक ये कंपाउंड है, दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है कहीं पे भी कोई सिंगल चीज तो है नहीं, तो दोनों ही कंपाउंड्स ब्रेक होंगे। ZnS जिंक सल्फाइड ये ब्रेक होगा, यहाँ से जिंक अलग हो गया सल्फाइड अलग हो गया, मैं लिख देता हूँ ये टूटा Zn+2 में एंड ये टूटा S-2 में। Zn एंड S में टूटा बट वैलेंसी क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए ये करने के लिए, जिंक की वैलेंसी +2 S की वैलेंसी -2 याद होगा तो आसानी से हो जाएगा, वरना अगर निकालने बैठोगे वैलेंसी काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट होता है। फिर इसके बाद HCl ब्रेक होगा यहाँ से हाइड्रोजन में और Cl में, Cl- H+। अब बताओ कौन सा किससे रिएक्ट करेगा, इधर का प्लस वाला इधर के माइनस से, इधर का प्लस वाला इधर के माइनस से। सो इधर का प्लस वाला Zn रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा देख लो, जिंक +2 Cl -1। अब यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट कराना है तो एक 9th में तुमने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा होगा कंपाउंड्स बनाने का। इनको क्रिस क्रॉस अगर करेंगे तो Zn इधर Cl इधर, इनकी वैलेंसीज नीचे आएंगी तो माइनस साइन से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे 1 नीचे आया, यहाँ 2 नीचे आया, यहाँ 1 हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को हम यहाँ लिख देंगे ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड एक बन गया। दूसरी चीज क्या बनेगी, Zn तो Cl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेगा, H रिएक्ट करेगा S के साथ में, ये क्या बनाएगा वो भी देख लो। यहाँ पे H प्लस है या +1 है एक्चुअली, तो यहाँ पे H+ है और S-2 माइनस वाला हमेशा आगे लिखना, S-2। इन दोनों को भी क्रिस क्रॉस करके बना के देखो क्या कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस होगा, ये आ गया H ये आ गया S, S की वैलेंसी -2 है, ये क्रॉस होके H के नीचे आएगी, H की वैलेंसी +1 है, यहाँ पे आएगा +1। तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है और 1 हम लिखते नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा H2S। H2S हमारा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जहां पे भी S आगे लगा होता है निगेटिव में इट इज कॉल्ड सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इसका नाम सिंपल क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो ये तो बन गया कंपाउंड। सो इतना तो हमने कर दिया, लेकिन जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे हमारा रिएक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं होगा। सो अभी इसको बैलेंस करके देखते हैं। सो बैलेंसिंग कैसे होगी देख लो, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि दोनों साइड्स कौन कौन से एटम्स कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। हमको लेफ्ट साइड भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स चाहिए और राइट साइड भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। सो अभी हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि लेफ्ट एंड राइट साइड सारे एटम्स इक्वल मात्रा में है कि नहीं, सबके नंबर चेक करो। जिंक यहाँ पे 1 है, राइट साइड भी एक ही जिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट H को चेक करो, H यहाँ पे 1 है, उधर साइड H 2 है, यहाँ दिक्कत आ गई। इधर आपका 1 हाइड्रोजन है, उधर आपके 2 हाइड्रोजन है। सो बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 2 है तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा, यहाँ हो गए 2 हाइड्रोजन। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया, क्लोरीन भी 2 हो गए। अब क्लोरीन को चेक करो, क्या यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो राइट में भी 2 क्लोरीन हमें मिल रहे हैं। सो यहाँ पे राइट में भी 2 क्लोरीन आपके प्रेजेंट हैं। सो दैट मीन्स सारे एटम्स यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल मात्रा में प्रेजेंट हैं। जितने लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही राइट साइड में है। सो यहाँ पे हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। सो इस तरह बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम यहाँ पे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। यही मेथड होता है और आपके कई तरीके होते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी मेथड्स होते हैं, तो हम सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं या बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शंस को। नेक्स्ट अभी इसको देखते हैं चलो। सो यहाँ पे अगेन एक और रिएक्शन है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी 2 कंपाउंड्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट ब्रेक होगा यहाँ से एंड NH4OH ब्रेक होगा यहाँ से। सो यहाँ पे कौन कौन से आयंस बनेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमें कैल्शियम Ca+2, यहाँ पे मिलेगा हमें सल्फेट आयन SO4। SO4 की वैलेंसी होती है 2-। देखो +2 -2 हमेशा अगर आपको एक चीज़ की वैलेंसी पता है तो दूसरे वाले की वैलेंसी आप गेस कर सकते हो उतनी ही होगी, बिकॉज वो दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई हैं। या अगर इनके यहाँ पे नंबर्स अलग अलग लगे होते तो हम क्रिस क्रॉस करके इनकी वैलेंसी निकाल सकते थे। बाकी अगर आप याद रख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इनकी वैलेंसी क्या होती है अलग अलग। और यहाँ पे देख लो NH4 की वैलेंसी, अमोनियम की वैलेंसी होती है +1 और OH की वैलेंसी इसी से रिलेट करके -1 निकाल सकते हो, इसकी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारे आयंस तो लिख लिए। अब कौन सा वाला किससे रिएक्ट करेगा, इधर का पॉजिटिव इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा
CaOH। लेकिन सिर्फ ये नहीं बनेगा, अब यहाँ देख लो, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, OH की वैलेंसी -1 है। जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो कहाँ लग जाएगी आके, वो OH के नीचे लग जाएगी, और क्योंकि OH की वैलेंसी -1 है तो 1 आके लग जाएगा कैल्शियम के नीचे, जिसे हम नहीं लिखेंगे। आप क्रिस क्रॉस करके देख लो ये दोनों रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड बनाएंगे। सो कैल्शियम एंड OH रिएक्ट करेंगे यहाँ पे एंड CaOH होल ट्वाइस बना लेंगे। नेक्स्ट NH4 रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, ये क्या बनाएगा इसको देख लो, प्लस NH4 विल रिएक्ट विद SO4। अब यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बनेगा ध्यान देना, इसको मैं बता देता हूँ बिकॉज यहाँ नंबर्स में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो NH4 पूरा एक आयन है, NH4 आपका अमोनियम आयन है, NH4 +1 में लिख देता हूँ, और यहाँ पे सल्फेट SO4 ये एक पूरा आयन है, रेडिकल है, सो SO4 -2। अब यहाँ पे जब हम इन दोनों रेडिकल्स को, इनको रेडिकल बोला जाता है, ग्रुप ऑफ एटम्स एक्टिंग एज 1 यूनिट, और इनका कोई चार्ज भी होता है। सो ये सब एक यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट है। ये जो नंबर लगा है ये O पे है, बट ये पूरा एज इंडिविजुअल यूनिट माना जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रिस क्रॉस करो तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं NH4 और SO4। अब कौन सा नंबर किसके नीचे लगना है देख लेते हैं, ये -2 जाएगा यहाँ नीचे, मतलब NH4 के नीचे। अब 4 के साथ में तो 2 नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए हम एक ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, तब 2 लिख देते हैं। और ये जो 1 है ये जाएगा SO4 के नीचे, तो SO4 के नीचे ब्रैकेट लगा के 1 लिख सकते थे, बट ऐसा हम लिखते नहीं है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना लिख के हम छोड़ देंगे। सो इसको पढ़ेंगे कैसे, NH4 होल ट्वाइस कहलाता है ये, और आगे SO4 या फिर अमोनियम सल्फेट, सीधे सीधे हम इसका नाम कह सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। सो बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, और SO4 1 है, यहाँ पे SO4 यहाँ पे भी 1 है। फिर यहाँ पे NH4 1 है, बट यहाँ पे NH4 आपके होल ट्वाइस हो रहे हैं। सो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 लगाया, क्या हुआ, NH4 2 हो गए, यहाँ पे भी NH4 आपके 2 हैं। फिर उसके बाद OH देख लो, यहाँ पे 2 हो गए पूरे, मैं पूरा यहाँ रेडिकल को ही काउंट कर रहा हूँ, आसान पड़ेगा। यहाँ पे 2 OH हैं, तो यहाँ पे भी OH कितने हैं, 2। देख लो यहाँ पे सारे रेडिकल्स मैंने चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए, दोनों साइड्स वो इक्वल मात्रा में प्रेजेंट हैं। सो दैट मीन्स ये वाला रिएक्शन भी हमारा बैलेंस्ड है। आई होप समझ में आए होंगे ये दोनों रिएक्शंस। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा रिएक्शंस को करने की। सो यहाँ पे है S+ कंसनट्रेटेड HNO3। अब ये वाला रिएक्शन मैंने नाइट्रिक एसिड वाले वीडियो में बताया है, बट वहाँ पे मैंने एक स्टेप ही किया था इस रिएक्शन का, बट यहाँ पे मैं इसका पूरा स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे ये पूरा रिएक्शन प्रोसीड होता है। देखो यहाँ पे इस जगह पे ये सिंपल एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक एटम है इस एलिमेंट का, प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 की एक प्रॉपर्टी आप याद रखना कि HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी आपका रिएक्ट करेगा या ब्रेक डाउन होगा, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये हमेशा बनाता है H2O प्लस NO2 प्लस O2। हमेशा HNO3 इस तरह से ब्रेक होगा। सो अगर ये प्रॉपर्टी आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में पता है तब आप बहुत ही आसानी से इसके सारे रिएक्शंस कर पाओगे। अब हमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे। देखना यहाँ पे सल्फर रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, HNO3 के साथ। सो HNO3 की जैसी आदत है वो अपने आदत के हिसाब से ही ब्रेक होगा। सो यहाँ पे HNO3 विल ब्रेक इनटू H2O प्लस NO2 प्लस O2। अब बचा सल्फर। सल्फर ने तो किसी के साथ रिएक्ट किया नहीं। अब हमको ये सोचना है कि सल्फर इन तीनों में से किसके साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ रिएक्ट करेगा। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खुद में स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, और H2O पानी वो भी रिएक्ट नहीं करेगा सल्फर के साथ। अब क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे रिएक्शन की एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, सो इसीलिए ये सल्फर सबसे ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सो दैट्स वाई इस ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा सल्फर एंड फॉर्म कर लेगा SO2। तो यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है। तो अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ वो कैसे होता है, देखना। सो अगर आपने मेरा नाइट्रिक एसिड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक एसिड रेन वाला टॉपिक मैंने बताया था कि एसिड रेन कैसे बनती है। जब भी एटमॉस्फेयर में गैसेज लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, वो बनाती हैं एसिड्स। तो अब इसी रिएक्शन में ज़रा सोच के देखना। इस रिएक्शन को हमने नॉर्मल तरीके से किया, जो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से रिएक्शन कराया, तो ये चीज़ हमें मिली। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक SO2 है, एक H2O है। वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है आपका
मॉइस्चर या फिर पानी स्टीम के फॉर्म में होगा। सो यहाँ पे ये दोनों हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं देखते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बनाएगा H2SO4। सो एक ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, यहाँ पे बैलेंसिंग इन्वॉल्व मैंने नहीं करी है, बट एक्चुअली यही होता है जब भी मॉइस्चर के साथ में ऐसी गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती हैं तो वो एसिड्स फॉर्म करती हैं। एसिड रेन में ये फिनोमेना लगता है। सो यहाँ पे आप सोच के देखो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2SO4। सो इसीलिए जब ये वाला रिएक्शन हम लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं, S प्लस HNO3। इस रिएक्शन में अगर कंसनट्रेटेड हम लेते हैं तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, देखो एक तो H2SO4 मैंने दिखाया कैसे बना, H2SO4 बनता है प्लस और बनता है NO2 और प्लस H2O। तो क्योंकि स्टीम यहाँ पे सारा खर्च नहीं होगा, स्टीम आपका बच भी जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे H2O भी रह जाता है। ठीक है, SO2 सारा का सारा लग जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, इसलिए SO2 हम नहीं लिखते हैं, H2SO4 हमारा बन के तैयार होता है। सो ये तो हमारी रिएक्शन बन गई। अब इसको बैलेंस करना बाकी रह गया, तो इसको बैलेंस करते हैं जल्दी से। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड हम सारे आइटम्स को देखें एक करके, इधर एक सल्फर है, इस साइड भी एक ही सल्फर है, तो सल्फर बैलेंस है, सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है। HNO3, H की बात करते हैं, H यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने H हैं, 2H और यहाँ पे 2H, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें 4 लगाना पड़ेगा, 4 लगा दिया। फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 4 नाइट्रोजन। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके सिर्फ एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन है इस साइड, यहाँ पे हैं 12 ऑक्सीजन। अब इस साइड भी हमें 12 बनाने पड़ेंगे ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 8, 8 4 12 ऑक्सीजन और 12 1 13, यहाँ पे हैं 13 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस तो है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो देखो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे एक तरफ इवन ऑक्सीजन है दूसरी तरफ ऑड है, तो यहाँ पे हमें इसको इवन बनाना पड़ेगा इस साइड भी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो ऑड कर रहा था इस संख्या को, तो मैंने वहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 8 4 12 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 12 और 2 यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 14 ऑक्सीजन टोटल। तो यहाँ पे 14 ऑक्सीजन हो गए। लेफ्ट साइड देखो कितने हैं, लेफ्ट साइड है 4 3 12, 12 ऑक्सीजन। तो इधर के ऑक्सीजन अब कम बढ़ गए। सो यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को हटाएंगे, फिर से एक ट्राई यहाँ पे करके देखते हैं। तो 4 को हटाया जाएगा, 4 को हटाया हमने और कोई बड़ा नंबर लगा के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा, अगर यहाँ 5 लगा दिया तो 5 3 हो जाएगा 15 ऑक्सीजन। सो 15 ऑक्सीजन फिर से नहीं बैलेंस हो पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नंबर और आगे 6 लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे 6 लगाने के बाद ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 6 3 18 ऑक्सीजन एटम्स। अब 18 ऑक्सीजन एटम्स हमें इधर भी पूरे करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, अगर यहाँ कुछ लगाएंगे तो और चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, यहाँ कुछ ना लगाओ। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ n है, तो यहाँ पे 6n है, यहाँ पे 4 को हटा के 6 वैसे भी हमें करना है n को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ 6 लगा दो। अब देखते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन अब काउंट करो कितने हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 6 2 12, 12 4 16 और 16 2 18, यहाँ पे हो गए 18 ऑक्सीजन। काउंट कर लो, 4 ऑक्सीजन, 6 2 12, 12 प्लस 4 16 ऑक्सीजन और 16 प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 प्लस 2 18। सो 18 ऑक्सीजन उस साइड भी हो गए, इधर भी हो गए। बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं फिर से। 6H है, यहाँ पे 2H और यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, 6 हाइड्रोजन इधर भी हैं, 6 हाइड्रोजन इधर भी हैं। नाइट्रोजन देख लो, 6 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं और 6 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं। सो ये रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस्ड। सो इस तरह हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया। अब कई बच्चे कहेंगे इसको डायरेक्टली याद ना कर लें, बट याद भी आप कर सकते हो कि इस रिएक्शन में ये चीज़ें बन के आएंगी और बैलेंसिंग भी ऐसे होगी। बट अगर आप इसको बना के देखोगे तब आपको इसके पीछे का वर्किंग समझ में आएगा कि किस तरह रिएक्शंस पीछे बनाए जाते हैं एक्चुअली, राइट। सो आई होप ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा सभी लोग को। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एक सिंपल सा रिएक्शन देखना है। फोर्थ है ZnS प्लस ऑक्सीजन। सो यहाँ पे एक आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जा रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा ये देखते हैं। देखो इस तरह के रिएक्शन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, बट ये सिंपल एडिशन नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ZnS एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा कि ZnS के साथ बस O जाके जुड़ जाएगा या O डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे सिर्फ इसको। ये थोड़ा सा अलग तरह से काम करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे
ZNS को अगर हम देखें, ZNS ब्रेक होता है ऐसे, तो ये ब्रेक करेगा जिंक प्लस आयन में, जिंक +2, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड के साथ जुड़ा है, सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ पे Zn+2 हम वैलेंसी लेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जो होगा ब्रेक कर जाएगा एक ऑक्सीजन में और दूसरे ऑक्सीजन में, दोनों की ही वैलेंसी -2 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह ये ब्रेक डाउन होगा। अब देखो, एक ऑक्सीजन एटम जो ब्रेक हुआ है वो रिएक्ट करेगा जाके जिंक के साथ में, और दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करेगा इस सल्फर के साथ में। अब देखते हैं, जिंक रिएक्ट करेगा O के साथ में, तो जिंक की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, क्रिस क्रॉस करेंगे, जिंक के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे, दोनों के नीचे 2 आएगा। जब सेम नंबर होता है, कट जाता है, तो यानी कि हमें ZnO बस लिखना है, तो यानी कि ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। नंबर लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों का वैलेंसी सेम है, तो यहाँ पे नंबर दोनों के कैंसिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सल्फर एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। सो यहाँ पे ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, ये दोनों गैशियस एटम्स हैं, तो यहाँ पे ये बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन मिलके, जो कि बना लेंगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, दोनों ही आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ क्रिस क्रॉस करके मत बनाना, ये मत करने लगना S-2 O-2 क्रॉस किया SO, ये गलत तरीका है। बिकॉज जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो अलग तरह से बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स में आप ये देखोगे कि यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को, इन दोनों को चाहिए, तो ये आपस में शेयरिंग करके बनाएंगे, इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाते हैं। तो ये रूल सिर्फ आपका आयोनिक बॉन्ड में लगता है क्रिस क्रॉस वाला, कोवैलेंट बॉन्ड में क्रिस क्रॉस मत लगाना। सो आई होप समझ में आ गया होगा रिएक्शन। ये भी बैलेंस करना देख लेते हैं इसमें। सो यहाँ पे बैलेंस Zn है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सिर्फ एक Zn है, तो ये बैलेंस है। S1 है, उधर भी S1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, उधर आपके 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ 2 यहाँ, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा इसको। सो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन में दिक्कत है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मैंने बताया था यहाँ 2 ऑक्सीजन है और इधर साइड 2 1 3, तो उधर 3 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, इवन ऑड का केस है, उधर भी इवन बनाओ पहली चीज़। सो इवन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं 2, तो यहाँ कितने हो गए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए राइट साइड। लेफ्ट साइड 4 बनाने के लिए क्या करो, यहाँ 2 लगा दो, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, काउंट कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन वहाँ। फिर उसके बाद 2 Zn, यहाँ पे 2 Zn हो गए, तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा। 2 जैसे ही लगाया, जिंक भी 2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, तो अगेन हमको फिर से वहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा सल्फर को बैलेंस करने के लिए। यहाँ 2 लगाया। अब ये लगाने से क्या हुआ, ऑक्सीजन और बढ़ गए, ऑक्सीजन बढ़ गए तो इसमें क्या होगा, ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा 3। अब चेक कर लो, अब जाके ये बैलेंस हो गया। मैंने बताया ना, ट्रायल एंड एरर हम करते हैं, हम नंबर्स लगाते हैं, चेक करते हैं क्या दोनों साइड नंबर ऑफ आइटम्स बराबर हुए कि नहीं होते हैं तो फिर से नंबर चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप करोगे यहाँ बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। चलो, तो यहाँ पे चेक कर लो, 2 Zn है, 2 Zn है, फिर उसके बाद 2 सल्फर है, वहाँ भी 2 सल्फर है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, 3 2 6 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 2 4 ऑक्सीजन वहाँ, 4 2 6, तो 6 ऑक्सीजन भी आपके बोथ साइड्स आ गए। तो इस तरह हम बैलेंस कर लेंगे इस वाले रिएक्शन को भी। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी था ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला। सो नेक्स्ट इज दिस Na2CO3 प्लस HCl। ये काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, इसको समझना। यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। किस तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ भी पहले हम ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। यहाँ पे पूरे पूरे 2 कंपाउंड्स हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे। यहाँ पे ये किस तरह ब्रेक होंगे, देखो Na2CO3 ब्रेक होगा इस तरह, HCl ब्रेक होगा इस तरह। Na2CO3 ब्रेक होगा Na+1 आयन में और CO3 2- आयन में। कार्बोनेट आयन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है -2, याद रखना। और जो Na आयन होता है, सोडियम आयन होता है, उसकी वैलेंसी होती है +1। सही से लिख देता हूँ मैं, +1। सो यहाँ पे HCl ब्रेक होगा, H की वैलेंसी प्लस यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और Cl वैलेंसी माइनस। तो इस तरह सारे आयंस मैंने लिख लिए, कौन सा कंपाउंड किस आयंस में ब्रेक होगा, कैसे कैसे। अब यहाँ देख लो, इधर का सोडियम या प्लस वाला आयन रिएक्ट करेगा इधर के नेगेटिव वाले के साथ। सो Na विल रिएक्ट विद Cl टू फॉर्म NaCl, सिंपल, खाने वाला नमक बन जाएगा। और यहाँ पे देखो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि Na2 लिखा है, तो नीचे वाले नंबर को आप नहीं कंसिडर करते हो जब आप आयन ले रहे हो। जब आप कंपाउंड बना रहे होगे तब आप इस नीचे वाले नंबर को मत देखना, सिर्फ देखो कि वो कंपाउंड में से जो आयन निकला है उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी मदद से हम फाइनल प्रोडक्ट में कंपाउंड्स को बनाते हैं। सो यहाँ पे Na है और Cl है, तो बस NaCl
क्या बनाएंगे, आप क्रिस क्रॉस भी कर लोगे तो Na+1 होता है, Cl-1 होता है, सीधे से बना लेगा NaCl। कोई दिक्कत की बात नहीं है। Na और Cl मिलके बना लिए NaCl। बचा क्या, CO3 बचा, H बचा। सो H की वैलेंसी है +1, CO3 कार्बोनेट आयन की वैलेंसी है -2। अब यहाँ कुछ खास चीज़ बनने वाली है, यहाँ पे H के नीचे लगेगा 2, CO3 के नीचे लगेगी H की वैलेंसी, तो +1 लगाते नहीं है, सो यहाँ हो जाएगा H2CO3। सो टेक्निकली यहाँ पे बन रहा है H2CO3। ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड। इसमें क्या करते हैं, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही प्रेशर में जब मिलाई जाती है तो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। सो एक्चुअली ये जो चीज़ बन रही है, ये मैंने जो बना दी है, मैंने बताया था कॉपी पेन पे जो हम चीज़ लिख देते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। तो मैंने तो यहाँ लिख दिया H2CO3, बट रियल लाइफ में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ कार्बोनिक एसिड नहीं बनता है, या बनता भी है तो वो टिकता नहीं है, रह नहीं पाता है। क्यों? बिकॉज ये जो चीज़ है कार्बोनिक एसिड, इसके बारे में एक चीज़ समझ लो, कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। ये रियल एटमॉस्फेयर में या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये इस फॉर्म में रहती ही नहीं है, ये ब्रेक हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इट ब्रेक्स इनटू H2O प्लस CO2। कभी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकाल के देखना, उसमें से तुरंत बबल्स बाहर आने लगते हैं, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है। सो जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, H2CO3 कन्वर्ट्स इनटू H2O and CO2। तो आपकी बुक में जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ कहीं पे भी H2CO3 नहीं लिखा जाता है। क्यों? बिकॉज वो रियल लाइफ में मेंटेन नहीं रख पाता है खुद को, वो ब्रेक हो जाता है फर्दर, इट ब्रेक्स इनटू H2O प्लस CO2। बट अगर देखा जाए H2O प्लस CO2 था क्या, इट वॉज H2CO3 विच वॉज कार्बोनिक एसिड, जो कि पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। सो चीज़ें जब रिलेट करके पढ़ोगे ना तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी, मेंशन कर दी। सो बुक्स में ये लिखा होता है, बट एक्चुअली बनता क्या है कॉपी पेन पे, ये रियल लाइफ में वो ब्रेक कर जाता है इस तरह। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये रिएक्शन इस तरह हो जाएगा। अभी हम इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। बैलेंसिंग भी काफ़ी ईजी है। सो Na2CO3, यहाँ पे 2 Na है, 2 Na इधर भी करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 लगा दो, और जैसे ही वहाँ 2 लगाया Cl 2 हो गया। Cl देख लो, Cl यहाँ पे 1 है, तो Cl को बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। सो जैसे ही 2 लगाया, यहाँ H 2 हो गए। H चेक कर लो, यहाँ H 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, और ऑक्सीजन आपके 3 है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 3 है। तो दोनों ही तरफ हमने सारे एटम्स को बैलेंस कर लिया है, सारे एटम्स बराबर हो गए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। आई होप ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज आप लोग देख तो लेते हो वीडियो बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज 6th। यहाँ पे है कॉपर कार्बोनेट प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन को देखते हैं ये कैसे कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं, कॉपर कार्बोनेट। सो CuCO3 विल ब्रेक इनटू कॉपर आयन Cu+2 एंड कार्बोनेट आयन ब्रेक हो जाएगा CO3 में, एंड इट इज ऑफ -2 वैलेंसी। सो कार्बोनेट आयन अलग हो गया, कॉपर आयन अलग हो गया। फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये वाला एसिड मैं डाइल्यूट ले लेता हूँ, सो इसको मैं कंप्लीटली ब्रेक कराऊंगा। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड होता है वो कंप्लीटली ब्रेक होता है, बट अगर कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो पार्शियली ब्रेक करता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है, तो इसको हम ले लेंगे H+ आयन एंड SO4 2- आयन। सो ये आयंस यहाँ पे आपके एसिड के ब्रेक हो गए डाइल्यूट एसिड के केस में। अब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं। अब इनको रिएक्ट कराएंगे, देखो उधर का पॉजिटिव आयन इधर के निगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कॉपर एंड सल्फेट। देखो दोनों का वैलेंसी +2 एंड -2 है, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस कराओगे, दोनों का ही नंबर कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा CuSO4। फिर देख लो इधर का प्लस वाला इधर के निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे H+ विल रिएक्ट विद CO3। सो यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल फॉर्म H+ एंड CO3 2- क्रिस क्रॉस करोगे, सो यहाँ बन जाएगा H2CO3। अगेन वही चीज़ बन रही है जो अभी लास्ट रिएक्शन में हमने देखी थी। सो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा या अपने आप को बना के नहीं रख पाएगा। इट विल ब्रेक, किस में ब्रेक करता है, H2O एंड CO2 में। ना याद रहे, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल याद रख लो। कोल्ड ड्रिंक में ये पाया जाता है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं सारी CO2 निकल जाती है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। तो ये यहाँ पे बन जाएगा। सो आई होप रिएक्शन कंप्लीट करना ये समझ में आ गया होगा। बैलेंसिंग अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे Cu 1 है, 1 Cu है, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है,
और ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं टोटल कितनी है। ऑक्सीजन यहाँ पे O3, सो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे कितने हैं, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। एक्चुअली मैं टोटल नहीं चेक करूँ, मैंने रेडिकल को एक अलग कर दिया था, SO4 को यहाँ मैंने अलग काउंट कर लिया है। तो SO4 वाले ऑक्सीजन को हम नहीं देखेंगे जब हम बाकी वाले ऑक्सीजन देख रहे हैं तब। तो यहाँ पे CO3 O3 है, तो यहाँ पे बचे हुए ऑक्सीजन इधर 2 O, यहाँ पे 1 O, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। और कार्बन 1 है, उधर भी कार्बन 1 है। तो टेक्निकली हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे बैलेंस हैं। तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये NaOH प्लस CH3COOH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें रिएक्ट कराना है एसिटिक एसिड के साथ। सो ये एक बेस है, यहाँ पे एक और जानकारी ले लेते हैं। ये एक एसिड है विच इज़ एसिटिक एसिड। सिरके में जो ये होता है एसिटिक एसिड, सफ़ेद सिरका आपने देखा होगा, वाइट विनेगर। सो वाइट विनेगर में एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक एसिड होता है, ये पाया जाता है। सो एसिटिक एसिड को जब हम एक NaOH बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो इन दोनों को जैसे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रखोगे, प्रोसेस करोगे, उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ईजी हो जाएगा रिएक्शंस को बनाना। सो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दो चीज़ें बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, एक पानी बनाएगा। सो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा समझते हैं। सो यहाँ पे ये कंपाउंड ब्रेक होगा, यहाँ से हमेशा बेस कैसे ब्रेक होता है, मेटल पार्ट अलग हो जाता है, OH पार्ट अलग हो जाता है। फिर एसिड कैसे ब्रेक होता है, एसिड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एसिड में H अलग हो जाएगा, बाकी जो सब बचा है वो अलग हो जाएगा। सो H यहाँ से अलग हुआ, H प्लस आयन, बाकी जो बचा इसको हम बोलते हैं CH3COO माइनस, इसको बोला जाता है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एसेटेट आयन, इसको एसेटेट बोलते हैं। तो इसको हम हाइड्रोजन एसेटेट बोल सकते हैं, तभी इसका नाम देखो एसेटिक एसिड है। अभी इसका जो कंपाउंड बनेगा वो एसेटेट कहलाएगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आयंस लिख लेते हैं, ये बना Na प्लस, ये बना OH माइनस। तो यहाँ पे कौन सा वाला किससे रिएक्ट करेगा, इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव के साथ, आगे पीछे मत देखना। Na प्लस, प्लस वाला हमेशा नेगेटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है। सो Na प्लस विल रिएक्ट विद CH3COO माइनस। सो ये बनेगा कैसे, अब यहाँ पे देखो तरीका थोड़ा उल्टा होता है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं NaCH3COO, इसको थोड़ा अलग तरह से लिखा जाता है, बिकॉज ये एक तरह से ऑर्गेनिक में आ जाता है थोड़ा सा। तो इसको हम लिखते हैं CH3 इस तरह, CH3COONA। जैसे एसिड में H देखो लास्ट में लिखा था, पॉजिटिव आयंस जनरली हम शुरुआत में लिखते हैं, बट CH3COOH इस तरह लिखा था, तो उसी तरह CH3CONA लास्ट में लिख देते हैं। और इस कंपाउंड का जो नाम होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम, पहले पढ़ेंगे इसी को, एंड ये आयन मैंने बताया था एसिटेट होता है, सो इट इज कॉल्ड सोडियम एसिटेट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब सेकेंड चीज इसमें क्या रिएक्शन होगा, Na रिएक्ट कर गया इसके साथ, अब बचा H और OH। H और OH क्या बनना था, पानी बनना था, H और OH मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, H2O। H प्लस OH करोगे H2O मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ सॉल्ट, ये सॉल्ट हो गया हमारा और वो हो गया पानी। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी आपको मैंने पक्का करा दिया, अ रिएक्शन बिटवीन बेस एंड अ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया। देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस आई होप है। ये Na इधर एक है, यहाँ पे भी एक Na है, CH3COO एक पूरा पूरा है, और H और OH यहाँ पे रिएक्ट होकर यहाँ पे H2 बना लेंगे। सो यहाँ पे कोई भी वैलेंसीज का चेंज नहीं हुआ है, कहीं भी हमने कोई भी कंपाउंड के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स बदले नहीं है, तो ऑलरेडी ये देख लो बैलेंस है दोनों तरफ, सारे आइटम्स आपके इक्वल मात्रा में प्रेजेंट है दोनों तरफ। सो आई होप ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कुछ अब वर्ड प्रॉब्लम्स को। कई बार क्या होता है, आपके डायरेक्ट कंपाउंड फॉर्म में नहीं लिखा होता है क्वेश्चन, आपका यहाँ पे वर्ड में दिया होता है प्रॉब्लम, तो उनको कैसे करा जाता है, उन रिएक्शंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, इस तरह क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें लैंग्वेज दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों कंपाउंड्स का रिएक्शन करा के हमें बैलेंस भी करके दिखाना है क्या यहाँ पे होगा। सो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से दो चीज़ें यहाँ कंपाउंड लिखी हैं, उनको हम केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम होता है NH4 प्लस और हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो यहाँ पहला कंपाउंड क्या हो गया, NH4
OH। आप अगर यहाँ पे वैलेंसी दोनों की वैसे +1 और -1 होती है, क्रिस क्रॉस करके देख सकते हो, यही NH4OH बन जाता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको याद ही होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज आपका एक चैप्टर इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। फिर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इसे हमें रिएक्ट कराना है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है आपकी बुक में। सो HCl के साथ रिएक्ट कराना है, बताना है क्या बनेगा। सो देखते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में क्या बनना है तब भी हम बना लेंगे इसको। देखो 2 कंपाउंड्स हैं, रिएक्ट करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधी सी बात है। NH4OH ब्रेक होगा, NH4OH में HCl ब्रेक होगा H+N Cl- में। सो यहाँ पे अमोनियम आयन ब्रेक होगा NH4+, OH आयन ब्रेक होगा OH-, यहाँ पे H+ ब्रेक हुआ और Cl-। इधर का पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इस निगेटिव के साथ। सो दोनों का ही वैलेंसी देखो +1 और -1 है। सो NH4 विल रिएक्ट विद Cl टू फॉर्म NH4Cl। क्रिस क्रॉस करोगे दोनों के नीचे 1 1 लग जाएगा, तो यहाँ 1 1 लिखा नहीं जाता है। सो NH4Cl बन गया, और फिर H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे इधर का पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ। सो H और OH मिलके क्या बनाते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म H2O। H और OH मिलके वाटर बना लेंगे। सो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, एक बेस OH वाला रिएक्ट कर रहा है विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज बेस, दिस इज एसिड, दिस इज सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, एंड दिस इज वाटर। सो ये भी एग्जाम्पल एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लास्ट। सो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट विद नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3। सो CaCO3 वैलेंसीज चेक कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो तो। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, क्रिस क्रॉस करोगे CaCO3 बन जाएगा सीधे। नंबर नहीं लगेगा बिकॉज दोनों का ही वैलेंसी इक्वल है। फिर विद नाइट्रिक एसिड, इसे हमें रिएक्ट कराना है विद HNO3 के साथ। अब यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। HNO3 यहाँ अपने तरीके से ब्रेक नहीं करेगा, ये अलग तरीके से यहाँ होगा। यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है सीधे, तो वही करके देखते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन ब्रेक होगा इस जगह Ca+2, और यहाँ पे कार्बोनेट आयन ब्रेक होगा CO3-2। यहाँ पे H+ आयन ब्रेक होगा, एंड यहाँ पे NO3 की वैलेंसी हो जाएगी -1। सो NO3 आपका -1 वैलेंसी का होता है। अब देख लेते हैं, इसके बाद इधर का पॉजिटिव रिएक्ट करेगा इस निगेटिव वाले आयन के साथ। सो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। सो यहाँ वैलेंसी देख लो, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, NO3 की वैलेंसी -1 है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा CaNO3 के नीचे होल ट्वाइस लग जाएगा। सो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ, और प्लस इधर वाला पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सो H+ विल रिएक्ट विद CO3 देख लो, ये मिलती जुलती कुछ चीज़ है। तो ये क्रिस क्रॉस करके हम बनाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3। मैंने बताया था कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल प्रेशर में। सो नॉर्मल प्रेशर कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा इनटू H2O + CO2। ये हो गया। यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं, कैल्शियम 1 कोई दिक्कत नहीं है। NO3 चेक करो, पूरा रेडिकल पकड़ो। NO3 यहाँ 1 है, यहाँ NO3 2 है। तो सीधे सीधे क्या करते हैं कि यहाँ पे NO3 को हम डबल कर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। NO3 के नीचे देखो होल ट्वाइस लगा है, तो मुझे पता है कि NO3 डबल करना है। NO3 के पीछे यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ है, H भी 2 हो गए। सो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर भी 2 हैं। अब यहाँ पे और आइटम्स देखते हैं। अब यहाँ NO3 को तुमने एक साथ लिया है, तो NO3 के ऑक्सीजन या कुछ भी और मत देखना, NO3 बैलेंस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देख लो 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह ये पूरा रिएक्शन बैलेंस होकर आ गया है। आप चाहो तो सारे आइटम्स को भी काउंट कर लो, दोनों ही साइड्स बराबर मात्रा में है। फिर से देख लो, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, उस साइड भी कार्बन 1 आपका है। ऑक्सीजन काउंट कर लो, इधर 3 है और ये 3 2 6, 6 3 9, 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है। इस साइड कितने हैं, 3 2 6, और इधर 2 3 9। तो यहाँ पे 9 ऑक्सीजन दोनों साइड्स प्रेजेंट हैं। और हाइड्रोजन तो 2 हमने चेक कर लिए थे, इधर 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन भी 2 हैं। नाइट्रोजन आपके यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ये वाला रिएक्शन भी इस तरह बैलेंस हो जाएगा। आई होप ये वाला रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा सभी लोग को। सो बस ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
सो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर वीडियो किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर आप लोग को और किसी रिएक्शन में भी कोई प्रॉब्लम है सो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भेज सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो अगर आप केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो आप जाके हमारी एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।